Hello, good morning, students. I am Sanjay Khan. How are you? Today we will study the chapter first of social science in class Earth. The chapter name I heard already mentioned to you how, when, and where. In this chapter, we had still read how important dates I have already described and wish that today we will start from the page number third. How do we periodize? At first, we will have to know about the what is the meaning of periodize. Periodize का मतलब टाइम से है, अवधि से है, जिसको हम हिंदी में अवधि या टाइम कह सकते हैं कि हम है वो किसी भी समय की कोई भी चीज़ की हम उसको अवधि क्यों करते हैं, उसका टाइम क्यों हम उसको मेज़र करते हैं, क्यों हमें उसे पीरियडाइज करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ को टाइम देने की टाइम को एक ट्रेस करने की कोई कोशिश करते हैं। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधि कैसे तैयार करते हैं, तो वो हमारे पास है। सो आई थिंक दैट लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। आई थिंक you will be with me, so you can understand definitely. In 1817 जेम्स मिल, 1817 में जेम्स मिल है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। स्कॉटिश से मीनिंग होता है स्कॉटलैंड का जो इनहेबिटेंट होता है उसे हम स्कॉटिश कहते हैं। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एवरीबडी नो इकोनॉमी जो मिस्ट है वो आप जानते हैं, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, जिसने 3 खंडों में अपना कार्य किया, प्रकाशित किया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारतीय जो ब्रिटिश भारत है उसका एक इतिहास पे उसने 3 वॉल्यूम का एक मैसिव वर्क उसने किया, लिखा, कोई पुस्तक उसने लिखी है। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उसने इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स? 3 पीरियड्स में उसने डिवाइड किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आई थिंक दैट यू विल राइट दिस लाइन इन योर नोटबुक डेफिनेटली। J.S. Mill divided Indian history into 3 parts. First, Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. बहुत सारे लोगों ने इसको इस अवधि को स्वीकार किया, इस चीज़ को। कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम विद दिस वे टू लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप ऐसे सोचते हैं भारतीय जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी तरफ देखते कोई भी आप समस्या को आप सोच रहे हैं? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में किस प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं? वी डू सो, हम इस प्रकार करते हैं, इज़ एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम। हम किसी भी समय को विशेषता बताने के लिए, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए, उस कैप्चर के लिए हम अटेम्प्ट करते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस, और उसके सेंट्रल फीचर्स को जो हमें दिखाई देते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज़, इसलिए हम जो टर्म्स को पीरियडाइज करते हैं वो इस प्रकार से है। डेमरकेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, और इसके डिफरेंट पीरियड्स को जब हम इसको पीरियडाइज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, वे हमारे पास्ट के आइडियाज़ को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और वे ये चीज़ें भी हमें शो करते हैं कि एक पीरियड से सेकंड पीरियड में, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम में जो चेंजेस होता है स्टूडेंट्स, उसका कितना सिग्निफिकेंट है, वो हमारे लिए कितना उसका सिग्निफिकेंस होता है। Significance is just the similar word and this is just the synonyms of importance and significance. So important word is very common for you, so you can also guess the word significance. Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. जेम्स मिल ने क्या है कि जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट लाइक सिविलाइजेशन, सभ्यता, जो भी सभ्यता है इंडिया की, जो एशियन सोसाइटीज़ है, जो एशियन सोसाइटीज़ की जो सिविलाइजेशन है वो लोअर देन है किसी यूरोप से।
In other words, you may understand that the European civilization is the better than Asian civilization, you know. According to his telling of history, अपनी उनकी हिस्ट्री बताने के अनुसार, बिफोर द ब्रिटिश कैम टू इंडिया, ब्रिटिश के भारत आने से पहले, जब तक अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कोई भी कॉन्क्योर और कोई भी कैरिड ऑफ नहीं किया था, उस टाइम की बात है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम तक हिंदूज़ एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल्ड हिज कंट्री। जो हिंदू और मुस्लिम राजा थे वो ही इंडिया के ऊपर क्या करते थे, रूल करते थे। ये हमने हिस्ट्री में बहुत बार सुना भी है एंड वी हियर्ड from our family members as well. Religious intolerance, caste abuse, superstitious practices dominated. जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, धार्मिक जो बैर है, जिसको धार्मिक असहिष्णुता भी कह सकते हैं, कास्ट टैबूज है, जिसको हम जाति प्रथा कह सकते हैं, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास के जो कार्य हैं स्टूडेंट्स, वो जिनकी वजह से हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। Along with it, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, वैसे सोचता कि इंडिया को सिविलाइज किया भी जा सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, कि इसको ऐसा करने में आवश्यकता है यूरोपियन मैनर्स को इसमें साथ लेके चलने की। यानी यूरोपियन अगर चाहते वो अपने मैनर में, अपने सिस्टम में उसको ढाल सकते थे, उसकी आर्ट्स में, इंस्टीट्यूशंस में एंड लॉ इन इंडिया, और भारत में अपने कानूनों को, मैनर्स को, आर्ट्स को, इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करके, डेवलप करके ऐसा संभव था। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट ब्रिटिश शुड कंक्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान, जो हमारा नॉलेज है उसको हम इनलाइटमेंट के नाम से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो इनफैक्ट वास्तव में मिल का सुझाव ये था कि यदि ब्रिटिश है, इफ द ब्रिटिश कंक्यूर ऑल टेरिटरीज इज ए काइंड ऑफ एरिया, वी कैन से इन अनदर वर्ड एरिया, लैंड एरिया, टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर, सारे टेरिटरीज को वो कंक्योर कर ले यानी जीत ले। इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, और ये इंडियन पीपल के ज्ञान और उसकी हैप्पीनेस के लिए क्या करेगा, उसको इंश्योर करेगा। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और इसका कहने का मतलब है कि बिना ब्रिटिश हेल्प के इंडिया है वो कैपेबल नहीं थी इस प्रकार की प्रोग्रेस करने में एट दैट टाइम। इन द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री के विचार में देखें तो ब्रिटिश ने रिप्रेजेंट किया, सभी प्रकार की उन्नति और सिविलाइज को रिप्रेजेंट किया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। यदि हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ इंडिया में आए, जो ब्रिटिश इंडिया में आए, तो यहाँ कहने का मतलब है यदि ब्रिटिश नहीं होते तो ब्रिटिश होने से जस्ट पहले की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अपॉन दैट मैटर, व्हेन द ब्रिटिश डिडंट कम टू इंडिया, देन ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। जो ब्रिटिश रूल से पहले का जो रूल था वो एक डार्कनेस का भाग था, क्योंकि द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस था, अंधेरा ही अंधेरा था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सपेक्टेड, क्या इस प्रकार की अवधारणा को आज सच माना जा सकता है स्टूडेंट्स? चलो हम आगे पढ़ते हैं तब हमें पता लगेगा। इन केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या हम कोई पीरियड को, इतिहास के किसी भी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम के नाम से रेफर कर सकते हैं? डिडेंट ए वेराइटी ऑफ फैथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स, क्या हम इस प्रकार के धर्मों को इन पीरियड्स में एक साथ लेकर नहीं चल सकते? एक साथ लेकर नहीं चल सकते क्या? यानी साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ लेके चलना इन पीरियड्स में, इन फैथ्स को। यहाँ पे जो फैथ्स दिया गया है उसका मतलब है धर्म से है, रिलीजन से है। वाई शुड बी करेक्टराइज एंड एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर ऑफ द टाइम, हमें जो किसी टाइम के शासक है उनके धर्म है, उस धर्म के किसी पर्टिकुलर जो रूलर होगा उसके रिलीजन को ही हमें क्यों करना चाहिए? इसको मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। यदि हम क्या करते हैं, किसी भी
रूलर का उसका रिलीजन देखते हैं और उसके बाद में हम सोच लेते हैं, हम उस रिलीजन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे रूलर का यदि ये रिलीजन है तो ये रिलीजन हमारे लिए अच्छा है। टू डू सो it is suggest that lives and practices of others do not really matter। क्या दूसरे लोगों का जीवन और उनके जो कार्य है उनका कोई मैटर नहीं है। इसका कहने का मतलब है जो राजा का धर्म है वही सब कुछ है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिडंट ऑल शेयर द सेम फेथ। हमें ये बात भी याद करनी चाहिए कि प्राय सभी शासकों ने प्राचीन भारत में अपने धर्म को दूसरों पर लागू नहीं होने दिया। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है उससे हम हटकर अगर बात करते हैं, हिस्ट्रियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एनिशिएट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। उनको अगर बात करें तो फिर भी हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया। आप स्टूडेंट अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ को। हो सकता है मे बी यू विल फेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी types of history and history how can be divided history, then you will answer ancient, medieval and modern। this division too has its problem। इसके विभाजन में भी प्रॉब्लम है। इट इज़ ए periodization that is brought from the west। ये भी वेस्ट से लिया गया है। वेस्ट कल्चर, वेस्ट से आप समझ सकते हैं यूरोपियन सभ्यता से, यूरोप से लिया गया है। वेयर द मॉडर्न पीरियडाइज वॉज एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता के साथ साथ इस प्रकार की जो क्लासिफिकेशन था मॉडर्न पीरियड को वो है उसको स्वीकार कर लिया गया। किस रूप में किया? साइंस के रूप में किया, रीज़न के रूप में किया। रीज़न का मतलब या तर्क से है, मेंटेलिटी से है। डेमोक्रेसी के रूप में किया, लिबर्टी के लिए किया। लिबर्टी है हमारा फ्रीडम है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, इक्वेलिटी है हमारी समानता से है उसके रूप में। मिडाइवल वॉज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिजंट एग्जिस्ट। जो मिडाइवल टर्म थी स्टूडेंट्स, वो सोसाइटी के अंदर इस प्रकार की मॉडर्न उसमें सोसाइटी नहीं होती थी। जैसे आज हम मॉडर्न सोसाइटी की डिस्कस करते हैं, मिडाइवल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर सोसाइटी। क्या हम अनक्रिटिकली इस चीज़ को, मॉडर्न जो विशेषता है मॉडर्न पीरियड की, उसको ये एक्सेप्ट करें कि क्या ये पीरियड एक स्टडी का पीरियड है? क्योंकि व्हेन वी विल स्टडी आफ्टर दैट वी विल ग्रो इन साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड ऑल अबाउट द फैक्ट विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द बुक। तो ये सारी चीज़ें जो की गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एज यू विल सी इन द बुक, जब आप इस बुक में देखेंगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, कि लोगों में इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। यानी एक चीज़ थी कि ब्रिटिश रूल तब होता था तब हमारे पास वी डिड नॉट हैव द इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और उस पीरियड में हमारे पास इकोनॉमिकल ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं थी। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, ऐसे इतिहासकार हैं जो इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। कॉलोनियल पीरियड क्या है मैं आपको बताऊं। अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड को इंग्लिश में, अगर मैं आपको मैं इसको डेफिनेट करने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि कॉलोनियल वो चीज़ है व्हेन ए कंट्री इज़ मास्टर्ड बाय एनी अदर कंट्री। जब किसी दूसरे कंट्री का एक पे अधिकार हो गया और वहाँ पे वो अपना सारा ट्रेड है, कल्चर है, अपना मार्केट है, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं, और वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको भी वो क्या करते हैं, पूरा डोमिनेट करते हैं उसको। ठीक है, उसको हम कॉलोनियल कह सकते हैं, यानी पूरी तरीके से उसके ऊपर अधिकार करना। उस प्रकार को हम इन द अदर वर्ड्स वी कैन से कॉलोनियल, उपनिवेशिक, हिंदी में हम उसको उपनिवेशिक कह सकते हैं। In this chapter you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने अधिकार किया और भारत में अपना शासन है वो स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, जो लोकल नवाब्स थे, राजास थे, उनके स्थान पे। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इकोनॉमी एंड सोसाइटी को कंट्रोल किया। कलेक्टेड रेवेन्यूज़
रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, सभी खर्चों पर उन्होंने रेवेन्यू है वो इकट्ठा किया। बोट द गुड्स, वस्तुओं को खरीदा। एंड दे वांटेड टू लो प्राइस, कम कीमतों पे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, फसलें उगाई। दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि उनको आवश्यकता थी एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात करने के लिए। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज कंसिक्वेंस, और बहुत सारे ऐसे इस क्रम में चेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स, उसको आप देखेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट। जो वैल्यूज़ और टेस्ट है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन है ब्रिटिश रूल में आए, आप उसको भी जानेंगे। कस्टम्स में, रीति रिवाज में, उनके प्रैक्टिसेस में, उनके कार्यों में। When the subjugating of the one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, जब आप एक देश से दूसरे देश में आप इस प्रकार की लीड्स को देखते हैं तो उसके पॉलिटिकल काइंड्स को, राजनीतिक प्रकार को, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनियल, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम औपनिवेशिक कहते हैं, कॉलोनलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। यू विल हाउएवर फाइंड that all classes and group did not experience the changes in the same way. That's why the book is called Our Past is in the Plural. आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे सभी क्लासेस और ग्रुप्स है, did not experience these changes, उन सभी ने एक प्रकार का एक्सपीरियंस है वो उस परिवर्तन में नहीं लिया। इसी प्रकार इस किताब को हमारा अतीत कहते हैं, वो भी प्लूरल के अंदर। हमारे अतीत से मतलब ये है कि हमारा सभी का एक्सपीरियंस है। वी हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे पास है वो एक, हमारे पास सभी का एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसमें इतिहासकार है वो लिखते हैं लास्ट की 250 साल 215 इंडियन हिस्ट्री की है, वो कौन से सोर्सेज के माध्यम से राइटर्स जो हिस्टोरियंस है वो लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो तैयार किए गए हैं वो किस प्रकार से होता है। नाउ वी विल स्टडी दिस। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे महत्वपूर्ण एक सोर्स है, सरकारी अभिलेख है ब्रिटिश प्रशासन का, क्योंकि जो ब्रिटिश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक हमेशा ही उनका एक प्लस पॉइंट था स्टूडेंट, वो था एक वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो तैयार करते थे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश का हमेशा ही ऐसा बिलीव होता था कि वो राइटिंग के काम को हमेशा ही इम्पोर्टेंट मानते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, प्लान है, पॉलिसी है, डिसीजन है, एग्रीमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। इन सब चीज़ों को रिटन अप में होना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी चीज़ें ऐसे तो ब्रिटिश इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कौन सी चीज़ रिटन अप होनी चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो गैस इन, यू कैन आंसर इन द वर्ड्स इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वंस दिस वॉज डन, एक बार इसे कर लिया गया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट, फिर उसका अध्ययन भी किया जा सकता है और डिबेटेड भी की जा सकती है। यानी सारी चीज़ें रिटन अप हो गई है ना, फिर उसका अध्ययन भी कर सकते हैं और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। दिस कन्विक्शन से मतलब है समझदारी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार की समझदारी तब आती है प्रशासन में, ज्ञापन की संस्कृति है, प्रशासन की संस्कृति है, नोटिंग की है या टिप्पणी की है, और प्रतिवेदनों के रूप में इस चीज़ का है डेवलपमेंट होता है। The British also felt that all important documents and letters needed to be clearly preserved. ब्रिटिश ने यह भी फील किया कि जितने भी सारे ओल्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट, उनको प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो दे कैन बी लॉस्ट, वो खो सकते हैं। खोने के बाद मतलब वी विल नॉट हैव एनी चांस टू रीड अगेन एंड अगेन दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स इन द फ्यूचर एज वेल। सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स। जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट होता था उसके पास में अटैच करके उनका रिकॉर्ड रूम भी रखते थे। कौन? ब्रिटिश।
द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, विलेज का कोई तहसीलदार ऑफिस है या कलेक्ट्रेट है या कोई कमिश्नर ऑफिस है, या द प्रोविंशनल सेक्रेटरीज। प्रोविंशनल का मतलब यहाँ है आप सोच सकते हैं इसमें प्रांतीय सचिवालय। एंड द लॉ कोर्ट्स, जो लॉ कोर्ट्स है वो भी। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम, सभी अपने अपना रिकॉर्ड्स रूम रखते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। विशेषतः ऐसे संस्थान जैसे आर्चीव्स है, अभिलेखागार जिसे हम कह सकते हैं, या म्यूजियम्स है, वर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड, जिनको इस तरीके से इस्टेब्लिश्ड किया गया ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जा सके। लेटर्स एंड मेमोज, letters and memos that moves from one branch of the administration to another in early years of 19th century can be read in the archives। आगे जो पत्र है, ज्ञापन है, वो एक ब्रांच से, किसी भी प्रशासन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव्ड होने लगे, भेजे जाने लगे इन 19th सेंचुरी में। अर्ली ईयर्स, 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स थे उसमें बात हो रही है, ताकि उनको आर्चीव्स में उनको अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड। जिला स्तर पे जो अधिकारी तैयार करते थे रिपोर्ट और जो नोट्स थे उनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं, और द इंस्ट्रक्शंस का कर सकते हैं, निर्देशों का। एंड द डायरेक्टिव्स, जो दिशा निर्देश है, दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल, जो सरकारी तौर पे भेजे जाते थे, एट टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रांतीय प्रशासन है उसको टॉप पे स्तर पे उनको अधिकारियों द्वारा भेजे जाते थे कोई भी रिकॉर्ड तैयार करने। इन द अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी के अर्ली में दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट, और वो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो कॉपीड आउट भी होने लगी, यानी उनकी नकलें भी तैयार होने लगी, जिसे हम आज के ज़माने में फोटोकॉपी कह सकते हैं। एंड ब्यूटीफुली रिटन अप बाय कैलीग्राफिस्ट, और उनको अच्छी तरीके से कैलीग्राफिस्ट में अच्छी तरह, कैलीग्राफिस्ट जो है जिसकी लिखाई सुंदर है, सुलेखन भी जो है, जो ही कैन राइट नीट एंड क्लीन, so everybody can understand easily, that is by those who specialized in the art of beautiful writing। इस प्रकार उन लोगों के लिए जो सुंदर लिख सकते हैं, जो जिनके पास एक ब्यूटीफुल राइटिंग की आर्ट है। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, और एकदम 19th सेंचुरी के मिडल की अगर हम बात करते हैं, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, तो उस टाइम प्रिंटिंग भी हो गई थी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दोज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज द प्रोसीडिंग द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज है वो इस रिकॉर्ड्स की प्रिंटेड भी होने लग गई। नीचे एक चीज़ आप फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये फिगर में आपको एक बड़ा सा आर्चीव्स या म्यूजियम सा नज़र आ रहा होगा, ओके। और इसके नीचे लिखा हुआ है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया कैम ऑफ द 1920 की बात है स्टूडेंट्स। When, एक बार पुनः, when न्यू दिल्ली वॉज बिल्ड द नेशनल म्यूजियम है जो न्यू दिल्ली में बिल्ट हुआ है, एंड द नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरॉयल प्लेस, जो एक वाइसरॉय का प्लेस है उसके एकदम पास में इस अभिलेखागार को यहाँ पर स्थापित किया गया है। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंट दिस इंस्टीट्यूट हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, यानी ब्रिटिश इमेजिनेशन में इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट है उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा जब इनको एकदम बिल्कुल वाइसरॉय प्लेस के एकदम पास रखा है, यानी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रिटर्न अप में करना और उनको प्रिजर्व करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। स्टूडेंट्स, ये था हमारा 8th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है, उसमें हमने शुरू किया है 2-3 पेज शायद परहैप्स आई हैव रेड हाउ व्हेन एंड वेयर, पार्ट नंबर 2, और जल्दी मैं आपके साथ पार्ट नंबर 3 लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप इन बुक्स को एक बार आप अंडरस्टूड करने का प्रयास कीजिए। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं।